सोचिए, भारत की पावर हायरार्की में प्रेसिडेंट के बाद दूसरा सबसे बड़ा पद कौन सा है? ये एक ऐसा पद है जो ना अक्सर सुर्खियों से थोड़ा दूर ही रहता है, लेकिन इसकी संवैधानिक भूमिका, अरे वो तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज हम भारत के उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट के पद से जुड़े कुछ रहस्यों को उजागर करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या वाइस प्रेसिडेंट का पद बस एक एक बैकअप प्लान है? मतलब जब प्रेसिडेंट ना हो तब काम आएंगे, या फिर इस कहानी में और भी बहुत कुछ है? चलिए इस धारणा को थोड़ा चैलेंज करते हैं और देखते हैं कि सच्चाई क्या है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 63 कितना कितना सीधा और साफ है। बस इतना लिखा है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, बस एक छोटा सा वाक्य। लेकिन पता है, इसी सादगी में इस पद की जो संवैधानिक नींव है ना, उसकी मजबूती छिपी हुई है। अच्छा, तो फिर वाइस प्रेसिडेंट दिन प्रतिदिन करते क्या हैं? उनका डे जॉब क्या है? उनका पहला और सबसे मुख्य काम उन्हें ले आता है सीधे संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा में, जहां वो होते हैं सदन के मुखिया। आर्टिकल 64 बिल्कुल साफ साफ कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे। इसको ऐसे समझ लीजिए कि वो राज्यसभा के कप्तान हैं, या कह लीजिए रेफरी हैं। सदन में बहस कैसे होगी, नियम क्या होंगे और सारी कार्रवाई ठीक से चले, ये सब देखना उनका काम है। और यही उनका प्राइमरी रोल है। अब ये जो शब्द है ना, एक्स ऑफिशियो या पदेन, ये बड़ा दिलचस्प है। इसका मतलब क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब है कि जो भी व्यक्ति भारत का वाइस प्रेसिडेंट बनेगा, वो ऑटोमैटिकली मतलब अपने आप ही राज्यसभा का सभापति भी बन जाएगा। कोई अलग चुनाव नहीं, कुछ नहीं। समझिए, एक पद के साथ दूसरा पद जुड़ा हुआ है, बिल्कुल। लेकिन रुकिए, कहानी का एक और बहुत बड़ा पहलू भी है। अब बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट की दूसरी और शायद सबसे क्रिटिकल भूमिका की। जब देश के सबसे ऊंचे पद पर कोई संकट आता है ना, तब वाइस प्रेसिडेंट ही सामने आते हैं। तो आर्टिकल 65 हमें बताता है कि वो कौन सी दो खास स्थितियां हैं जब वाइस प्रेसिडेंट का पद संभालते हैं। पहली, जब प्रेसिडेंट का पद मृत्यु, इस्तीफे या हटाए जाने की वजह से खाली हो जाए, और दूसरी, जब प्रेसिडेंट किसी भी वजह से अस्थायी रूप से अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा पा रहे हों। और हाँ, ये सिर्फ किताबों में लिखा नियम नहीं है। भारत के इतिहास में सच में ऐसे मौके आए हैं जब इसी प्रावधान ने ये सुनिश्चित किया कि देश का शासन एक पल के लिए भी न रुके। एक मिनट जरा सोचिए, अगर कभी ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों ही पद खाली हों, तब क्या होगा? कमाल की बात है, हमारे संविधान निर्माताओं ने ये भी सोचा था। उनकी दूरदर्शिता देखिए। आर्टिकल 70 संसद को ये पावर देता है कि वो ऐसी किसी भी अनफोर्सीन मतलब आकस्मिक स्थिति के लिए कानून बना सकती है। ओके, तो अब हम ये तो समझ गए हैं कि वाइस प्रेसिडेंट क्या करते हैं और क्यों जरूरी है। तो अब बात करते हैं कैसे की। मतलब कोई इस बड़े पद तक पहुंचता कैसे है और उन्हें पद से हटाया कैसे जा सकता है? रूल्स क्या हैं? इलेक्शन की पूरी प्रक्रिया आर्टिकल 66 में दी गई है। एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है और फिर होती है सीक्रेट वोटिंग। अब ये जो दो सिस्टम है ना, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इनके नाम सुनने में बड़े भारी लगते हैं, राइट? पर इनका मकसद बहुत सिंपल है। बस ये सुनिश्चित करना कि जो भी जीते उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों का समर्थन हो और कोई भी वोट बेकार ना जाए। और अब सबसे मजेदार सवाल, वोट डालता कौन है? यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में सिर्फ और सिर्फ संसद के दोनों सदनों के सदस्य वोट करते हैं, मतलब लोकसभा और राज्यसभा। और इसमें इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों तरह के मेंबर्स शामिल होते हैं। ये प्रेसिडेंट के चुनाव से एक बहुत बड़ा और बहुत जरूरी फर्क है, इसे जरूर याद रखिएगा। तो कार्यकाल कितना होता है? आर्टिकल 67 के अनुसार पूरे 5 साल। सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अच्छा, अब एक बहुत ही बारीक लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात पर आते हैं। प्रेसिडेंट को हटाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक बड़ा भारी शब्द है, इम्पीचमेंट यानी महाभियोग। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के लिए सिर्फ रिमूवल शब्द का इस्तेमाल हुआ है, मतलब पद से हटाना। और ये सिर्फ शब्दों का फेर नहीं है, बिल्कुल नहीं। इम्पीचमेंट एक बहुत मुश्किल प्रक्रिया है जो सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए है। वाइस प्रेसिडेंट के लिए प्रोसेस को जानबूझकर अलग और थोड़ा सरल रखा गया है। तो ये प्रक्रिया है क्या? देखिए, लॉजिक बहुत सिंपल है। क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट का मुख्य काम राज्यसभा के सभापति का है, तो उन्हें हटाने की शुरुआत भी कहाँ से होगी?
जाहिर है राज्यसभा से ही। तो अगर राज्यसभा एक प्रस्ताव पास कर दे सिंपल मेजॉरिटी से और फिर लोकसभा भी उस पर हामी भर दे तो बस वाइस प्रेसिडेंट को अपना पद छोड़ना पड़ता है। और आखिर में 2 छोटे-छोटे नियम और जान लेते हैं। पहला, अगर पद खाली होता है तो जो नए वाइस प्रेसिडेंट आएंगे उन्हें पूरे 5 साल का कार्यकाल मिलेगा, ना कि सिर्फ बचे हुए समय का। और दूसरा, पद की शपथ हमेशा प्रेसिडेंट ही दिलाते हैं। तो चलिए अब तक जो कुछ भी हमने सीखा है उसे एक साथ रखकर देखते हैं। एक तरफ प्रेसिडेंट, दूसरी तरफ वाइस प्रेसिडेंट, ताकि जो मेन डिफरेंसेस हैं वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएं और हमेशा के लिए याद रहें। लेकिन पहले एक सिमिलैरिटी देख लेते हैं। आर्टिकल 71 कहता है कि अगर प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेकर कोई भी विवाद या शक पैदा होता है तो उसका फैसला कौन करेगा? उसका फैसला करने का फाइनल अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो हाँ, इस मामले में दोनों पद बिल्कुल बराबर हैं। अब ये देखिए, ये टेबल सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी कर देती है। इलेक्टोरल कॉलेज प्रेसिडेंट के लिए एमपीज और एमएलएज दोनों, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के लिए सिर्फ एमपीज। नॉमिनेटेड मेंबर्स प्रेसिडेंट चुनाव में हिस्सा नहीं लेते पर वाइस प्रेसिडेंट चुनाव में बिल्कुल लेते हैं। और रिमूवल प्रोसेस प्रेसिडेंट के लिए वो मुश्किल वाला इम्पीचमेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए राज्यसभा का एक प्रस्ताव जिस पर लोकसभा राजी हो। देखा पावर के बैलेंस में कितना साफ फर्क है। तो अगर इस पूरी चर्चा से सिर्फ 4 बातें याद रखनी हो तो वो ये होंगी। पहली, वीपी का मेन रोल है राज्यसभा का चेयरमैन होना। दूसरी, उन्हें हटाने की पहल भी राज्यसभा से ही शुरू होती है। तीसरी, इलेक्शन से जुड़ा कोई भी विवाद सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। और चौथी और सबसे जरूरी, वो देश के अल्टीमेट सेफ्टी नेट हैं, प्रेसिडेंट की गैर मौजूदगी में पद संभालने के लिए हमेशा तैयार। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? यही कि वाइस प्रेसिडेंट का पद असल में एक दोहरी भूमिका निभाता है। सामान्य शांत समय में वो एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर है और संकट के समय में वो है अ प्रेसिडेंट इन वेटिंग। तो ये सिर्फ एक बैकअप पद तो नहीं हुआ है ना, इससे तो कहीं ज्यादा है।